शुरू करें? आओ चलो। हम लोग नो लास्ट क्लास में आप में से किसी ने वैसे मेरे मैसेज करने के बाद टॉपिक पढ़ा क्या? नहीं? तो फिर तो इसका हाईली रिस्पॉन्स आने वाला फिर तो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले यूनिवर्स से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ तक की क्वेश्चन बनाए हैं, उसके आगे के नहीं बनाए। उसके आगे के वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में दिखा दूंगा मैं आपको। इसके अलावा हमें एक टॉपिक भी पढ़ना है, मून का टॉपिक हमें पढ़ना है जो रह गया था। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और एक बार रिस्पॉन्स करने की कोशिश करो, अगर आप याद कर सकते हो तो। क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मांड का दूसरा नाम है? कॉस्मोस कहते हैं इसको। ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? यूनिवर्स का सेकंड नाम क्या है आपका? कॉस्मोस नाम हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, द टर्म कॉस्मोस इज ऑफन यूज्ड एज ए सिनोनिम ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, विच मीन्स ऑर्डर या हार्मनी। ठीक है ना, ऑर्डर ही होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स? किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा पर विचार किया था? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब कि स्टेडी मतलब क्या हो गया आपका? जो क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो ये एक ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिनका नाम था हरमन बॉन्ड। ठीक है ना, हरमन बॉन्ड या हरमन बॉन्डी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो इसमें है नहीं क्या ये? हरमन बॉन्ड एंड थॉमस गोल्ड। ठीक है ना, और फ्रेड हॉयले फ्रेड हॉयल, यानी इन तीनों ने किया था ना 1948 में। 3-4 लोग हैं इसमें से एक नाम अवेलेबल है। ठीक है, दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट द यूनिवर्स हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन ए कांस्टेंट स्टेट, है ना। ये बताती है थ्योरी। हमने 2-3 थ्योरी देखी थी अलग अलग। ठीक है, इसमें हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना बहुत सारी थ्योरी हैं, और ये थ्योरी कोई फिक्स नहीं है, इनको लेकर हमारी विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं। जिसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस था वो हमारा था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी वाला, कि एक पॉइंट पे कहीं पे विस्फोट हुआ और उसकी वजह से जो है सारी चीजें एक दूसरे से दूर जाने लगी और उसी की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये जो स्टेडी स्टेट है यानी कि स्थिर अवस्था है ब्रह्मांड की, कि ऐसा साइंटिस्ट, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से एग्जिस्ट करता था और वो एक जगह पे स्टेबल था, बाद में कुछ चेंजेस आए और वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है, तो उसमें से एक नाम ये वाला आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि एक 1950 में गए, एक रूसी खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। उन्होंने नेबुला जो है, नेबुला का एक एजम्पशन लिया था, नेबुला की परिकल्पना की थी, है ना, को संशोधित किया। यह प्रस्ताव देते हुए सूर्य मुख्यतः रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल के बने उस सौर निहारिका से घिरा हुआ है। मतलब किस साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि सूरज जो है वो हाइड्रोजन, सूरज का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हमने पढ़ा था इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसमें? फ्यूजन होता है इसमें, है ना भाई। यानी दो एटम्स आपस में क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, फ्यूजन होता है। दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूजन होता है। ठीक है ना, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उस रूसी साइंटिस्ट का नाम क्या था, एस्ट्रोफिजिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने बताया था? तो ये सारे नाम है आपके सामने, विक्टर है, नैम है, जॉर्ज है और ऑटो शिमिड है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स प्रोस्पेक्ट भाई, इसमें हमने ये आई थिंक शायद हरमन बॉन्ड था आपका। ठीक है, थॉमस गोल्ड था आपका। इसके अलावा आपका और क्या आपका? फ्रेड हॉयल। ये तो लास्ट वाले का ये सॉल्यूशन दे दिया है। दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड एट द यूनिवर्स हैज ऑलवेज, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिग बैंग थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड। एक सेकंड,
LTSC। इसका आंसर गाइस ये वाला ऑटो शिमिट है, ठीक है ना। ठीक है, ये कौन है? एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सब बताया था सूर्य के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, देखो आप लोग, कह रहा है IC1101 क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है, एक तरह का मिल्की वे है, एक तरह का एस्टेरॉइड है, या एक तरह का सुपरनोवा है। सुपरनोवा ना एक तरह का तारों का ना एक स्टेट होता है गाइस, ठीक है। IC1101 क्या एक तरह का एक सुपर जाइंट इलिप्टिकल गैलेक्सी का नाम है। और ये गैलेक्सी किस टाइप की है? हमने गैलेक्सी के अलग अलग कैटेगरी पढ़ी थी गाइस, मतलब कि एक मिल्की वे टाइप का होता है, एक आपका कैसा होता है, इर्रेगुलर टाइप का होता है, इस तरीके से अलग अलग। लेकिन ज्यादातर गैलेक्सी किस शेप की होती है? मिल्की वे, है ना, स्पाइरल शेप की होती है या मिल्की वे टाइप की होती है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है। तो ये एक तरह की, ये जो IC1101 है, ये भी एक तरह की गैलेक्सी जो हमने नाम दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? डैश इज द डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। कौन सा ऐसा विज्ञान है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और इसके बारे में जानकारी, इसकी स्टडी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सारी चीजें किस में होती हैं? एक्सोबायोलॉजी का ही दूसरा नाम क्या है? कॉस्मोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला, देखो आप लोग, ग्रेट बियर नामक एक तारामंडल जिसमें कितने चमकीले तारों से बना हुआ है। ग्रेट बियर एक तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। ग्रेट बियर जो है एक तरह का क्या है? तारामंडल है जो कि कितने तारों से मिलकर बना हुआ है। अब ये तो यार, ये तो उर्सा मेजर। ग्रेट बियर, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका शेप कैसा है? बालू जैसा है। लेकिन इसमें मेनली कितने तारे हैं, वो ये क्वेश्चन रेज कर रहा है, क्वेश्चन पूछा कि मेनली इसमें कितने तारे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने तारे हैं आपके? उसको उर्सा मेजर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं। इट इज अ कंस्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई मेड अप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स, 7 तारों से मिलकर बना हुआ है। ग्रेट बियर, इसको हम इमेजिनेशन के थ्रू बियर जैसा बनाते हैं, तो बहुत सारे तारों का ऐसा ग्रुप है जो कोई ना कोई क्या बना रहा होता है, कोई ना कोई शेप बना रहा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 तारे जो होते हैं ना, यूटिलाइज हो रहे होते हैं, इसके कारण से उसको कहते हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा आपका? तारों का जो कलर है वो इसमें से किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऐसा, तारों का कलर जो है वो इसमें से किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? मतलब उसके वजन पे, उसके वेट पे, उसके डिस्टेंस से, उसके टेम्परेचर से, या उसके साइज से। तारों का कलर जो है ना, थोड़ा बहुत जो दिखता है हमें चेंज होता हुआ, वो किस कारण से हो सकता है? उसके वेट के कारण हो सकता है। तो वेट से रिलेटेड तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं वैसे। डिस्टेंस के कारण हो सकता है, या टेम्परेचर के कारण हो सकता है, या उसके साइज के कारण हो सकता है। तो क्या द कलर ऑफ स्टार इज प्राइमरीली इंडिकेट इज टेम्परेचर, है ना। तो तारों का जो रंग होता है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो रेड रेड होता जाएगा, है ना। इस तरीके से मान के चलो आप लोग। तो अगर तारों का जो कलर होता है, स्टार्स का कलर किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर बढ़ने या घटने से उसका साइज से कोई मैटर नहीं है कि कितना बड़ा या छोटा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बल्कि, है ना, उसका वेट का भी कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस की वजह से ना कहीं वो हमें ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। ब्लिंक मतलब मैंने कहा था ना कि जब हम नीचे से देख रहे होते हैं तो बहुत सारी हॉट एयर और कोल्ड एयर की क्या होती है? लेयर्स होती हैं। और आपको पता है ना, हमने ये, मैंने आपको बताया था, नॉर्मल से रिलेटेड एक चीज बताई थी,
है ना। नॉर्मल से कि भाई अगर आप एयर से वाटर में जा रहे हो, यानी रेयर से डेंसर जा रहे हो, सघन से विरल माध्यम में जा रहे हो, या विरल से सघन माध्यम में जा रहे हो, तो जो लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई मछली पानी में रहते हुए बाहर बैठे किसी कीड़े को एक्यूरेट निशाना लगा लेती है, इसका मतलब उसने लाइट का चैप्टर पढ़ रखा है कि उसको, क्योंकि अब लाइट में क्या होता है ना, स्ट्रेट, आपने देखा ना पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये आता है एग्जाम में कि हमें पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, या जो हम सिक्का डालते हैं वो हमें ऊपर क्यों दिखाई देता है हल्का सा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लाइट के चैप्टर के हैं वैसे। नेक्स्ट क्या कह रहा, अच्छा इसमें कोई और पॉइंट भी है क्या जानने लायक, वो देख लेते हैं एक बार, इसमें देख लो एक बार। इसमें आपका 7 ब्राइट स्टार है, नहीं ये नहीं, ये वाला, ब्लू स्टार्स आर द हॉटेस्ट, है ना भाई। भाई टेम्परेचर हाई होगा तो तारों का कलर डिपेंड करता है, उसमें ब्लू स्टार को कैसा माना जाता है, सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है, और रेड स्टार को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, कूलेस्ट माना जाता है। ब्लू स्टार की कैटेगरी ओ की है, और रेड स्टार, ये रेड वाले की कैटेगरी एम की होती है, कैटेगरी वाइज ये डिवाइडेड है। अगला नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं हमारे, उन सबके सबसे नियर बाई तारा कौन सा है, वैसे सन है। लेकिन सन के बाद जो दूसरा सबसे नेचुरल जो पास का तारा है वो कौन सा है, हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और ये लगभग 4.2465 है ना, 4.2 लाइट ईयर दूर है ना। लाइट ईयर क्या होता है आपका, आर्यन बता देगा, आर्यन लाइट ईयर क्या होता है, देख लो बहुत सबकी नजर अब तुम पे है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। हाँ लाइट, अगर हम यहाँ पे खड़े तो हम डिस्टेंस को किससे मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेकिन अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो हम डिस्टेंस को मापते हैं किसमें, लाइट ईयर। क्या लाइट ईयर से बड़ा भी कोई होता है क्या, पारसेक बोलते हैं, लाइट ईयर से बड़ा भी क्या होता है, एक पारसेक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी गाइस जो सबसे बड़ा डिस्टेंस मापते हैं ना अर्थ के सरफेस, वो नॉक्टिकल माइल्स में होता है, जो समुद्र में मापा जाता है, ठीक है ना। आगे की बात करें तो इसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मतलब हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है, लेकिन सन के बाद कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और भी कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, द स्टार नियरेस्ट टू द सन, लोग ये 4.2 ये लाइट ईयर्स है, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, ठीक है ना। ये एक अल्फा सेंचुरी कोई कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह, उसका पार्ट है ये। नेक्स्ट है आपका, हमारे सौर मंडल के सबसे निकट का तारा कौन सा है, सेम ही चीज है ना, अल्फा सेंचुरी होगा इसका, हिंदी में थोड़ा सा, अच्छा एक में प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, सॉरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा, ठीक है। अगला, सप्तऋषि तारा मंडल को पश्चिमी देशों में किस नाम से जाना जाता है, जैसे हमने अभी उर्सा मेजर पढ़ा था ना, सप्तऋषि तारा मंडल जो है इसे आप लोगों ने पढ़ा है, याद है। अच्छा इससे आप हिंदी का वो ट्रांसलेशन कर रहे हो आप लोग, है ना। तो सप्तऋषि को हम क्या कहते हैं, बिग डिपर कहते हैं, ठीक है ना। है कुछ इसमें, तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन कर दिया, इस चक्कर में फंस गया आप लोग, ठीक है ना, कि सप्तऋषि है तो 7 वॉन्ग्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बिग डिपर कहते हैं वेस्टर्न कंट्री में, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। अब सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है,
वैसे इसका कोई ड्रॉ वो तो नहीं है। हमारे जितने भी ओल्ड वो है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, रामायण और ये सब कुछ, रामायण वगैरह तो नहीं वैसे तो, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं जिनमें इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। इंडियंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम इंडियंस जितने हैं वो सारे के सारे 7 ऋषियों की संतानें हैं। सुना आप लोगों ने ऐसा कभी? महर्षि वेद व्यास और बहुत सारे और भी जो हैं, ठीक है, उसी सप्तऋषियों को ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनकी चर्चा ऑलरेडी इन बुक्स में है, इसी की वजह से इनके नाम ऐसे हैं, ठीक है। तो एक ऋषि है गाइज, ये ऋषि पुलस्वा है, ये ऋषि कारतु है, ये अलग अलग है एक्चुअली, ठीक है ना। तो एक भृगु ऋषि है इस तरीके से। बट आपको ये ध्यान में रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो सप्तऋषि बेसिकली क्या चीज है, एक तरह का क्या है ये तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशन है। दूसरी चीज क्या है ये, इसको वेस्टर्न कंट्री में क्या कहते हैं, इसको बिग डिपर कहते हैं, ना कि 7 मॉन्क्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन दुगने से अधिक बड़ा नहीं है तो वो एक डैश में बदल जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली ना तारा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। स्टार्स 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 स्टार्स, प्लैनेट, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। गाइस अगर कोई ऐसा स्टार है जो कि क्या है, सन से बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन उसके डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब सन से तो बड़ा है लेकिन उसके डबल साइज के बीच में है, सन और उसके डबल साइज के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। इस तरह के जो तारे होते हैं ना, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, पल्सर स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे तारों को कहते हैं क्या है, पल्सर स्टार कहते हैं, और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पल्सर क्या होता है, तारे का एक स्टेट होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था होती है, ठीक है। जब एक्चुअली ना दुनिया के जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं उन सबका कंपैरिजन हम करते हैं सन से, सन से कोई कितना बड़ा है या सन से कोई, एक्चुअली ये जो बोला ना, ये एक्चुअली 1.4 टाइम्स होना चाहिए सन का, यानी सन से बड़ा लेकिन उसके डबल से छोटा। अगर ऐसा कोई स्टार है तो उसको क्या कहते हैं, और अगर इसके बाद ये बड़ा होगा ना धीरे धीरे तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, देखो आप लोग, गैस धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, गैस धूल और अरबों तारों, बिलियंस ऑफ स्टार्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो गैलेक्सीज आर मैसिव सिस्टम्स ऑफ स्टार गैसेस एंड डस्ट बाउंड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी में फंसे हुए सारे के सारे ये, ठीक है, तो गैलेक्सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट कह रहा है आपका, कह रहा है इनमें से कौन सी हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा जो हमें मालूम है कि है, पहला है यूजीसी 2885, दूसरा है आपका सैगिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ इलेक्ट्रिकल ड्वार्फ गैलेक्सी, या ट्रायंगुलम गैलेक्सी। ऐसी हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसके सबसे नियर बाई जो नॉन गैलेक्सी है, निकटतम और कैसी होनी चाहिए, वो नॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी जो है हमारी सबसे नियर बाई नॉन गैलेक्सी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका, इसका नाम है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है ना। ये
ऑप्शन में नहीं है, पहली बात तो देवयानी, एक तो ये, ठीक है, मतलब ये कह रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे इसका सबसे नियर बाई एरिया कौन सा है, और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, राजौरी गार्डन, साउथ एक्स, राजस्थान, ठीक है ना, और कर्नाटका। तो इसमें रोहिणी तो नहीं है, सफल है चीज को आप लोग, क्यों नहीं है, मतलब जो ऑप्शन में है उसके नियर बाई हमें नॉन गैलेक्सी बतानी है इसके साथ, ठीक है, अगर देवयानी है तो हम देवयानी टिक कर देंगे, ठीक है। खगोल विदों के द्वारा, यानी जो एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं या एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके द्वारा वो जो दूर है ना, आकाश गंगा में जो दूरियों को मापते हैं गाइस, है ना, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी में जो मेजरिंग करते हैं लार्जर डिस्टेंस को, उसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इसको, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ठीक है, जिससे हम अंतरिक्ष में दूरियों को मापते हैं। अगला, Sirius is the biggest, brightest star outside the solar system is also called, Sirius को हम क्या कहते हैं, also known as dog star, है ना, और अल्फा कैनिस मेजोरिस भी कहते हैं इसको, अलग अलग नाम है इसके, बट इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं, ये हमारी तारामंडल से बाहर का है। नेक्स्ट, अगर आपका एक तारे के जीवन चक्र में नेबुला अवस्था का क्या मतलब होता है, एक तारे का जो लाइफ, नेबुला का क्या मतलब होता है, ये ना एक बार एक सेकंड करा रहा हूँ। कह रहे तारों के जीवन चक्र में नेबुला अवस्था का क्या तात्पर्य होता है, तो धूल और हाइड्रोजन के बादल होते हैं, एक तारे के बाहरी आवरण होता है, अवस्था जब बाहरी परतें फैलती हैं उसके जीवन का अंत होता है। देखो नेबुला जो होता है ना, स्टार्टिंग फेज कह लो एक तरह से तारे का फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये हमने वैसे उसमें देखा था शायद आई थिंक, बट यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि जब बहुत सारी जो है ना डेंस या रेयर गैसेज जो होती है ना एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे बहुत सारे क्लाउड्स बनते हैं गाइस, ठीक है ना, बहुत सारे घने घने बादल बनते हैं, और उसी को ये बादल इकट्ठा होते हैं जहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है यहाँ पे क्या, ये वाला, नेबुला इज अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, ठीक है ना। तो नेबुला एक तरह का स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे गैसेज और डस्ट और ये सब जो है इकट्ठा होती है एक जगह पे, ठीक है। इसमें वही न्यूक्लियर फ्यूजन है ना भाई होता है, क्योंकि स्टार्स में सब में लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। प्लाज्मा की अवस्था होती है, ध्यान रखना है, इस प्लाज्मा समझते हो ना आप लोग, मैंने बताया था आपको, पदार्थ की वो अवस्था जो ना तो बहुत ज्यादा लिक्विड है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है, जैसे हाँ, तो एक ये मैटर की फोर्थ स्टेट होता है गाइस, मैटर के कितने स्टेट होते हैं टोटल, लिक्विड, सॉलिड और इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या, अगर आपका पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे अधिक किस स्थान पर होती है, मतलब पृथ्वी जो रोटेट होती है इसका क्या होगा, तो नॉर्थ पोल पे, इक्वेटर पे या आर्टिक सर्कल पे, है ना, एंटार्क्टिक सर्कल पे या आर्टिक सर्कल, अलग अलग है, ठीक है। पृथ्वी की जो रोटेशन स्पीड होती है, रोटेशन मतलब क्या, अगर वो अपने एक्सेस पे घूम रही है ना तो वो हमारी रोटेशन स्पीड है, अगर वो सन के चारों ओर घूम रही है तो वो रिवोल्यूशन स्पीड है, और सन के चारों ओर जिस पाथ पे घूमती गई वो इलिप्टिकल पाथ है, ना कि सर्कुलर पाथ है,
इलिप्टिकल मतलब कि इलिप्टिकल याद रखना, ठीक है, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे ज्यादा होती है गाइस। इक्वेटर यानी कि कौन सा इक्वेटर, ये वाला है ना, 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है, जब हमने शुरू किया था फर्स्ट क्लास में ये सब हमने जाना था, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कब बाहर चला जाएगा, वो जो गुब्बारे जिसमें हम हीलियम या हाइड्रोजन डालते हैं, वो उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ऊपर जाता है, वो हल्की गैस होती है जो, तो वो अर्थ के सरफेस से कब बाहर चला जाएगा, क्या वो चला जाएगा, तो फिर क्या कंडीशन है जाने की। कोई स्पीड गाइस, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड गाइस अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, कितनी है, ये 11 भी हो सकता है गाइस, कहीं कहीं पे आपको ये 11.4 भी मिल जाएगा, यानी एक सेकंड में, यानी कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई ब्लिंक करती है उतने में अगर वो 11 किलोमीटर चल जाता है तो समझ लो कि वो फिर हमारे अर्थ के जो ग्रेविटी को क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है ना, बाहर कर देगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर हमें अर्थ से ना कोई सुपरनोवा अगर हमें दिखाई देगा, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, क्या उसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, नेबुला कहते हैं, पल्सर कहते हैं या नोवा कहते हैं। कह रहे क्या, जब एक सुपरनोवा, व्हाट डू वी कॉल अ सुपरनोवा व्हेन इट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो अगर कोई सुपरनोवा हमें अर्थ के सरफेस से दिखाई देता है आपका, तो इट इज नोन एज नोवा, ठीक है ना, इसको नोवा कहा जाता है। ये तारे की स्थिति होती है अलग अलग, ठीक है, नोवा, सुपरनोवा, पल्सर, है ना, नेबुला, ठीक है, ये सारे के सारे एक स्टार जो फॉर्मेशन होता है ना उसकी स्थिति होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, at what time of the day is the apparent magnitude of the sun is the lowest, मैग्नीट्यूड दिन में किस समय सूर्य का स्पष्ट परिमाण सबसे कम रहता है, शायद ये मे बी लाइटनिंग एंगल की बात कर रहा है। द एपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द सन इज द लोवेस्ट, है ना, ये ब्राइटनेस की बात कर रहा है, आई थिंक शायद, ठीक है ना, इज द मिड डे, है ना, हमें लगता है कि सूर्य दोपहर में तेज चमकता है लेकिन साइंटिफिकली वो मिड डे में सबसे कम रहता है। When it is closest to the earth surface and the angle of the incidence is at the maximum, ठीक है, leading to minimal atmospheric absorption, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का जो स्पष्ट परिमाण होता है, जो उसकी चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, वो साइंटिफिकली दोपहर में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्या तेज कब होती है यार, ये तो देखना पड़ेगा, बट इसके कई सारे रीजन है, ठीक है। और भी कई सारे रीजन, लो, अच्छा एक चीज और, ये सुनो सुनो सुनो, देखो सुनो, पहली बात तो ये वर्ड समझो, एपरेंट मैग्नीट्यूड मतलब कोई चीज पृथ्वी से कितना ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ गए आप लोग। एपरेंट मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, कोई चीज ऑब्जेक्ट से कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, और जिसका एपरेंट मैग्नीट्यूड कम होता है ना, वो उतनी ही क्या दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है।
ठीक है ना। तो एपरेंट मैग्नीट्यूड जो होता है वो सन का दोपहर में सबसे कम होता है, इसी कारण से वो हमें क्या दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो एपरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब ध्यान रखना आप लोग कि कोई किसी चीज का क्या दिखाई देना, क्लियर विजिबिलिटी दिखाई देना, क्लियर विजिबल होना। और एपरेंट मैग्नीट्यूड का एक नंबर होता है गाइस, अब वो नंबर जितना डाउन होगा वो चीज उतना ही ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है आपका, हमारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य के घूमने की अनुमानित अवधि कितनी है। मतलब ये जो आकाश गंगा है ना, ये टोटल 15 करोड़ है गाइस, 5 5 और 5 आधी पूरी कर चुका है, 15 करोड़। ठीक है, 25 करोड़ है इसका। ठीक है, 25 करोड़ के आसपास है। कह रहा हमारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य के घूर्णन की अनुमानित अवधि कितनी है, तो 25 करोड़ है। ठीक है, इट टेक्स सन अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ या 225 to 250 million years to complete one orbit around the center of the Milky Way। 15 करोड़ सुना था, तो देख लेते हैं एक बार। हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैंने, ओह माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ है। ऐसा कब हुआ भाई। असर तो उसे मचा दी है। ये सही है, 25 ही है इसका आंसर। पच्चीस ही है। बातें नहीं करो भाई, आ जाओ। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किस विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। ठीक है, मार्स को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण, ठीक है, हम इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बातें नहीं करो। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, प्रकाश वर्ष शब्द इनमें से किससे संबंधित है। लाइट ये शब्द किससे रिलेटेड है आपका, डिस्टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है आपका वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना, वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है ना, इसको ओरियन को क्या कहते हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न में तो ओरियन कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं ना शायद। इससे क्या आंसर हो जाएगा इसका, वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी द ओरियन कंस्टलेशन आल्सो नोन एज द हंटर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, रात के आकाश गंगा में सबसे चमकीले तारे को क्या नाम है।
वेगा है, साइरस है, पोलरिस है, कैनोपस है। रात में जो सबसे चमकीला तारा हमें दिखाई देता है वो क्या आपका साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। अगला क्या कह रहा है आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है ये, ठीक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, हमारे जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसकी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अब ये नियर बाई गैलेक्सी जो आप कह रहे थे ना, सोलर सिस्टम से रिलेटेड देखो क्वेश्चन पहला। जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस होता है ना, उसमें ये पूछ रहा है क्या कि बिटवीन मार्स एंड सैटर्न, है ना भाई, हमने पढ़ा था इसका, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9। तो मैं कहा मार्स और सैटर्न के बीच में क्या आता है? जुपिटर आता है, ठीक है, जुपिटर आता है यानी कि बृहस्पति आता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा सीक्वेंस आता है? ठीक है ना, तो मरकरी, वीनस है और क्या है? अर्थ है ना। बुध, शुक्र और पृथ्वी है, तो शुक्र आता है यानी वीनस आता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, हमारे सौर मंडल में प्रकृति उपग्रहों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति उपग्रह समझो, उपग्रह क्या क्या करते हैं? ये किसके चक्कर लगाते हैं? प्लैनेट से चक्कर लगाते हैं। वी मरकरी का है कोई, वीनस का है कोई, अर्थ का है कोई, ठीक है। अर्थ के बाद से जितने सबके कुछ ना कुछ है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है बताओ, इसके ये जो हमारे सैटेलाइट्स है ना, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून वगैरह, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है बताना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला क्या कह रहा है आपका कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो ये तो सही है, क्योंकि वीनस डज नॉट हैव, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, तो ये दोनों का तो है ही नहीं, तो ये तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स हैव हिडन ओशियंस, कुछ कुछ प्रकृति उपग्रह के छुपे महासागर हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मरकरी डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स, तो ये भी सही है। केवल ग्रहों के ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ग्रहों के ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका, द स्टेटमेंट ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स गाइस, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट भी है, उनके पास भी होते हैं, या प्लैनेट जैसे शेप के और भी बॉडीज है जिनकी, देखो कोई भी ऐसी चीज जो प्लैनेट जैसे शेप के चक्कर लगाए वो क्या कहलाता है आपका? बस सन के चक्कर ना लगाए, ठीक है। अगर कोई चीज सन के चक्कर लगा रहा है तो वो प्लैनेट है, और जो प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है वो सैटेलाइट है। तो आपको पता है कि ये जितने भी प्लैनेट्स आपने पढ़े, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इसमें सैटर्न वगैरह, तो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे क्या हमारे पास, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, ठीक है ना। उनमें से हो सकता है क्या पता कोई किसी के चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, ये चीज है, या कोई एक दूसरा एस्ट्रॉइड दूसरे के चक्कर लगा रहा हो, वो बड़े छोटे पे डिपेंड करता है कि कौन किसकी ग्रेविटी रेंज में आया हुआ है, ठीक है। कौन? ठीक है फिर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आगे बढ़े। हो गया, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है ये भी देखो आप लोग, ये क्लियर आपको? इससे देखो, वैसे तो हमने ये वाला पढ़ा नहीं है, और ये प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स है ना, ये हमने पढ़ा नहीं, बट ये ध्यान में रखना अब आ गए आप लोग। अगला क्या कह रहा है आपका? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल है, हम मून पे भी पानी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और इसमें भी तो लिखा हुआ था ना, ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है, जहाँ पे हमें मिल जाए, हम
अभी इतने लायक नहीं कि हम ढूंढ पाए, बट हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने कहा ना अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो दूसरे गैलेक्सी में जा करके उनके सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना भी तो बहुत टाइम लगेगा अभी तो, ठीक है ना। डिस्टेंस के हिसाब से गई सीक्वेंस क्या है, दो हिसाब से सीक्वेंस हो सकते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से और साइज के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। बताओ, ये तो सिंपल है। पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी, सॉरी अर्थ से बताना है, सन से नहीं बताना, अर्थ के डिस्टेंस के हिसाब से बताना है, ठीक है। आओ देखो सुनो, गाइस अर्थ के हिसाब से सबसे जो नियर बाई है वो क्या आपका है ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर, है ना, माई वेरी तो अर्थ के सबसे नियर बाई क्या है, वीनस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपका मरकरी है, उसके बाद क्या आपका जुपिटर है, ठीक है ना। तो ये है, तो क्या अर्थ से डिस्टेंस बताना है, क्योंकि भाई मार्स ज्यादा पास में है और मरकरी ज्यादा दूर में है ना। अर्थ से डिस्टेंस बताना है। अगर कोई पूछे कि उनसे डिस्टेंस क्या है, तो उनके आसपास वालों का तो पास रहेगा ना, मेरा तो दूर रहेगा। मैं मान लो अर्थ वो है ना, तो अर्थ के बगल में वीनस हो गया, जुपिटर हो गया या बाकी हो गया, मरकरी तो वैसे भी दूर है, ठीक है। तो अर्थ से हमें बताना ना कि ये सन से बताना। आप में से कई लोग शायद वो सीक्वेंस लिख रहे होंगे, लेकिन हमें ये सन से नहीं बताना। अगर सन से बताते तो यही सीक्वेंस होता जो हम पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। मार्स भी है, नहीं नहीं वीनस ज्यादा पास है अर्थ के, इनके बीच में तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना। तो वीनस ज्यादा पास है किसके, मार्स के, आई मीन अर्थ के, सॉरी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वीनस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मार्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मरकरी, फिर जुपिटर हो जाएगा। अगला, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। साइज तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, हालांकि कुछ एक को छोड़ करके, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मार्स इज द, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स बाय साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज जुपिटर, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, ये साइज लिख रहा हूँ साइज के हिसाब से। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद क्या है, फिर है यूरेनस। ये सीक्वेंस याद रखना गाइस, ये वो सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है साइज का। किसका सीक्वेंस है ये, हम नॉर्मली जो सीक्वेंस पढ़ते हैं वो सन से डिस्टेंस का सीक्वेंस है, जो हायरार्की फॉलो हो रही है वो है, ठीक है। वैसे उसके बाद आपका देखो, अच्छा एक बात देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और, तो साइज के हिसाब से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे सौर मंडल में सूर्य, नौ ग्रह और कितने चंद्रमा हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें एक हमारा वाला भी है इंक्लूडेड, मून, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, आज देखो सुनो, क्वेश्चन में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, विच इज एन आउटडेटेड मॉडल ऑफ प्लूटो। भाई 9 प्लैनेट्स थोड़ी, अब कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 9 प्लैनेट्स के हिसाब से बताना है, तो प्लूटो को तो हमने कब बाहर कर दिया था, 2000, ठीक है। तो मॉडर्न डाटा के हिसाब से जो है वो 8 ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर नन ऑफ द प्रोवाइडेड ऑप्शंस ऑफ द नंबर ऑफ, ये ना एक्चुअली गड़बड़ है, ये डाटा सही नहीं है, 9 प्लैनेट्स के हिसाब से डाटा सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है प्लूटो के भी अपने, क्योंकि 9 प्लैनेट्स, अगर देखो क्वेश्चन कितना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में चैलेंजिंग बनता है। अगर उसने 9 प्लैनेट्स बोले बोले हैं, है ना, तो तुम कोई भी ऑप्शन टिक करके आओगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्लूटो वाले काउंट नहीं करके लिखा एग्जैक्ट डाटा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब जुपिटर के कितने हमारे पास मून्स, अर्थ के, मरकरी के कितने मून्स हैं, हाँ
मरकरी के कितने मून्स हैं गाइस? मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ के कितने मून है? 1। अर्थ के बाद क्या आता है आपका? मार्स। मार्स के कितने मून है? फोबोस और डीमोस। जुपिटर के कितने हैं? जुपिटर के काफी सारे मून है गाइस, ठीक है। जुपिटर के मून्स की संख्या ना अभी तक पता लगा रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। कहीं पे आपको ना अलग डाटा दिखेगा, कहीं पे आपको जैसे यहाँ पे 90 दिखा रहा है, कहीं पे हमने बुक में पढ़ा था 57 63 है ना, इसकी वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अब रिसेंट के हिसाब से सैटर्न के तो 146 मून्स शो हो रहे हैं। इसका नन ऑफ द आंसर मतलब इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन टिक करोगे तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे या ये क्वेश्चन आउट हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो रिंग्स तो गैसेस की लेयर हैं या डस्ट की लेयर हैं। हमें यहाँ से विजिबल होते हैं? नहीं हमारे, अरे ये जो टेलीस्कोप जो आते हैं बड़े बड़े 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, 5-5 करोड़ के, उससे दिखते हैं, ठीक है। हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी दिखने के बाद भी एनालिसिस करने के बाद उसकी एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करता हूँ, एक लड़का ही है, यंग लड़का, जिसने अपने घर पे ऐसा 10 लाख का उसने एक एस्ट्रोलॉजी का वो टेलीस्कोप लगा रखा है, उसने वो दिखाता है और उसके एक्सपेरिमेंट देखता हूँ जब मैं, तो ये एक दिन में नहीं होता, कई दिनों तक उसको एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे उसके वीडियो देखता हूँ कि उसने 2 साल तक मून को एनालिसिस किया, मून के सरफेस चेंजेस को एनालिसिस किया इस तरीके से, तब जाके हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं। ये जो हमने इतने सारे प्लैनेट्स खोजे हैं, ये क्या हमने वहां जाके थोड़ी खोजे हैं, यहीं से खोजे हैं। और हमने नहीं खोजे हैं, इवन आज से 100-200 साल पहले गैलीलियो ने और बहुत सारे जो अदर साइंटिस्ट हुए, उस जमाने के इक्विपमेंट के साथ उन्होंने खोज लिए। नेक्स्ट ये कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा विकल्प उनके घनत्व के आधार पर हमारे सौरमंडल के ग्रहों का सही आरोही क्रम है? ये डेंसिटी के हिसाब से है गाइस। पहला हमने एक पढ़ा साइज के हिसाब से, फिर इसके अलावा हमने पढ़ा आपका डिस्टेंस के हिसाब से, अब हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी मतलब कि घनत्व, यानी कि वेट कह लो एक तरह से आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, लिखो आप लोग, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स बेस्ड ऑन द डेंसिटी फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट इज सैटर्न। गाइस सबसे कम डेंस कौन सा है? सैटर्न है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यूरेनस है, उसके बाद आपका जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून है, फिर मार्स है, फिर वीनस है, फिर मरकरी है, फिर अर्थ है। यानी डेंसिटी के मामले में जो अर्थ है वो हमारा 7वें नंबर पे आ रहा है। ये वेट की बात करेंगे एक तरह से कह लो, यानी अगर सैटर्न को हम पानी में डुबोए तो वो डूबेगा, तो इनमें से कौन सा तैरता हुआ ग्रह है? तो सैटर्न। ये क्वेश्चन आया था, एक पॉइंट आया था पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले सैटर्न हो जाएगा, अगर सैटर्न नहीं है तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, और यूरेनस के बाद क्या हो जाएगा फिर आपका? जुपिटर, फिर नेपच्यून वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना सन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन से रिलेटेड। ओके ओके, कह रहा है कि जो सन का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना गुना है? मतलब हमारी पृथ्वी का जो डायमीटर, डायमीटर समझते हो ना आप लोग, किसी सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है ना, उसका कितना गुना है, उसका कितना टाइम से है? तो 92 गुना बड़ा है, या फिर 100 टाइम्स, 109 टाइम्स बड़ा है, या 146 या 123? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? द सन्स डायमीटर इज अबाउट इतना किलोमीटर है इसका डायमीटर, ठीक है, जो कि पृथ्वी का कितना गुना है? यानी कि गाइज ऐसे ऐसे 109 पृथ्वी जो है आराम से सन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या कह रहा है आपका, सूर्य ग्रहण कब होता है गाइज? सोलर इक्लिप्स जब सन जो है किसके बीच में आ जाए, सॉरी सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाए? मून आ जाए, ऐसा तभी तो होगा ना। ग्रहण का मतलब क्या? किसी चीज का ना दिखना, है ना। हाँ, ग्रहण का तो क्या होता है, किसी चीज का ना दिखना। तो अर्थ से हम जो देख रहे हैं, क्या ये हमें दिखेगा? फिर ये नहीं दिखेगा, वो चीज है। तो ये सोलर और लूनर, एक बार देख ही लो आप लोग, इमेज मैंने रखी हुई है। ठीक है, अब बताओ इसमें, ये हमारा सूर्य ग्रहण है, थर्ड वाला, ठीक है। इसमें आपका
ये सेकंड वाला, सॉरी, ये वाला चंद्र ग्रहण, ये वाला सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। तो इसमें क्या, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है, और इसने पूरा कवर कर लिया है, इसके कारण से हमें नहीं दिख रहा है। चंद्र ग्रहण में क्या हो गया आपका कि हाँ, ये लूनर इक्लिप्स होता है। इसकी इमेज ऐसे क्यों दे रखी है, ये तो हाँ वही बताता हूँ। सोलर इक्लिप्स जो होता है गाइस, सोलर नहीं, पहले लूनर पड़ता है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है ना, यानी सन और मून के बीच में कौन आ जाती है, अर्थ आ जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। यह स्थिति हमेशा पूर्णिमा को होती है, ठीक है, जब फुल मून होता है उस दिन होती है, ठीक है। और हमारा सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब चंद्रमा किसके बीच में आता है, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, यही चीज, मतलब यही मून जब इधर आ जाता है टर्न होकर के, तो वो हमारा सोलर हो जाता है। यही मून जब इधर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा लूनर इक्लिप्स हो जाता है, ठीक है। एक साल में गाइस सब एक साल में मैक्सिमम जो है, जो हमारे लूनर इक्लिप्स है या सोलर इक्लिप्स है, वो कितनी बार हो सकते हैं, 7 बार हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है, हाँ दोनों मिला के। कोरोना क्या होता है कि जब देखो, जब जब सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो जब मून यहाँ पे आ जाता है, तो जब आपने कभी अगर देखा हो, वैसे मना करते हैं ना देखने से, नहाने को बोलते हैं, घास डालने को बोलते हैं, तुलसी का वो डालने को बोलते हैं, पत्ता वत्ता डालने को बोलते हैं, है ना। मम्मी कहती है एक बाल्टी में अगर एक डाल दोगे तो हो जाएगा, तो मैंने कहा फ्रिज पे रख दोगे तो फ्रिज शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग, ऐसे ही बहस चलती रहती है उनकी मेरी, कि जैसे तुलसी के पत्ते डालने हैं, उन्होंने कहा सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं खाने वाले फ्रिज के अंदर सबके अंदर एक डाल दो। मैंने कहा इतने पत्ते नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा फिर तोड़ तोड़ के डाल दो। तो मैंने कहा सबसे बेटर है एक फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, पूरा फ्रिज का शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, किस मैटर पे कह रहे थे हम लोग, हाँ कभी, वैसे तो हमें ये अलाउड नहीं किया जाता बाहर निकलना ये सब कुछ, या साइंटिस्ट भी मना करते हैं कि हमें नेकेड आई से हमें नहीं देखना चाहिए सोलर इक्लिप्स को या लूनर इक्लिप्स को, सोलर इक्लिप्स स्पेशली। क्यों, क्योंकि इससे आंखों पे क्या पड़ता है, बचपन में कभी अगर आप सन को देखते थे तो 10 मिनट तक आपको रोशनी नजर आती थी, लाइट नजर आती थी, वो सब चीजें। तो जब कभी भी हम सोलर इक्लिप्स में सन को देखते हैं तो उसके चारों, जब ये इसको पूरा कवर करता है, ये इसको पूरा कवर करता है, इस केस में ना सन का सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखता है, आउटर वाला, समझ पा रहे हो क्या आप लोग। तो जो आउटर वाला हिस्सा दिखता है ना, इसी को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ये हमने सन में पढ़ा भी था ये टॉपिक, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा, कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ना, जब चंद्रमा जो है वो किसके बीच में आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। अगला क्या, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सन का जो मेन जो उसका वो है गाइस, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, ठीक है। द सन कंपोज मोस्टली गैसेस अबाउट 91% ऑफ हाइड्रोजन, 91% जो है वो हाइड्रोजन है, और 8.9% क्या आपका हीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अगला देखो आप लोग, द एवरेज लेंथ ऑफ द सोलर साइकिल इज, द एवरेज लेंथ ऑफ सोलर साइकिल इज, सौर चक्र की औसत अवधि क्या होती है, एवरेज पूछ रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है, सोलर एक्टिविटी सच एज सनस्पॉट फॉलोज एन अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर साइकिल, ठीक है ना, कॉल्ड द सोलर साइकिल और सनस्पॉट साइकिल, ठीक है ना, ड्यूरिंग विच द सन्स मैग्नीट्यूड एक्टिविटीज वैक्सेस एंड वेंस,
मतलब कि ऐसा कुछ होगा कि शायद मे बी सौर चक्र की अवधि है ना, यानी कि 16 साइकिल की अवधि, एक बार देख ही लो आप लोग। गाइस ये ना, ये जो सन स्पॉट है ना, ये सूर्य के ऊपर ना कोई एक तरह का ब्लैक स्पॉट टाइप का है, जिसका ड्यूरेशन ना लगभग 11 साल का होता है। और कोई ऐसी चीज जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हो या उसके ऊपर मूवमेंट करती है, उसका टेन्योर है ये। तो उसी को हम लोग सौर चक्र या फिर, देखो कोई भी चीज जो सूर्य के चक्कर लगा रही है वो हमारा सोलर साइकिल में आती है, हमारे प्लैनेट्स भी आते हैं। लेकिन ये जिस सोलर साइकिल की बात कर रहा है, ये सन के ऊपर जो चेंजेस होते हैं उसकी बात कर रहा है शायद ये। और उसका ड्यूरेशन कितना है, ये 11 साल के आसपास है। 11 साल में ये हमें दोबारा से दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोलर एक्टिविटी सच एज सन स्पॉट्स, स्पॉट्स मतलब धब्बे टाइप के कुछ, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर का साइकिल होता है इनका, ठीक है, जिसको सन स्पॉट साइकिल भी कहते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बताइए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। 8 मिनट में पहुंचता है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये 20-19 जहां पर इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। 19 का 21 भी हो सकता है और 20 का 25 भी हो सकता है, ठीक है ना। जनरली वैसे इसको सेकंड्स में अगर आप याद रखोगे तो 500 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये अप्रोक्स टाइम होता है गाइस, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है। हाँ हाँ 8-20 चलेगा, कोई बात नहीं। वही 20 एक ही बात है, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 8-20 ही आएगा, क्योंकि 480 होता है ये। 480 सेकंड हो गए आपके 8 मिनट, है ना। उसका 20 एक्स्ट्रा ही तो बचे, वो चीज है। अगला क्या कह रहा है आपका? तो अब देखो ये सेम वही चीज है, 8 मिनट लगते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा मिनट में दे रखा है। अब आप यहाँ पे 8-20 नहीं ढूंढ सकते आप, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है आपका? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, ठीक है। सूर्य की सबसे, ये हमें सोलर उसमें दिखता है, सोलर इक्लिप्स में दिखता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, जिसे हम जब सोलर इक्लिप्स होता है तब हम देखते हैं, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्या आपका? सूर्य की ऊर्जा फ्यूजन के थ्रू होती है ना। सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन होती है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स जो है वो ऐड होते हैं। ज्यादा एनर्जी किसमें जनरेट होती है? फ्यूजन में होती है। अगला क्या कह रहा है आपका? हाँ वही, जो आउटर सर्फेस जो हमें चमकीला दिखाई देता है ना, आप कभी ना इसको देखने के लिए ना आपको सोलर इक्लिप्स की जरूरत नहीं है। आप अभी जाना दोपहर में 12 बजे, एक बार कोशिश करना और सूर्य को देखने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो देखना एक बार, अगर गिर ना जाओ तो देखते रहना आराम से, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा, उसके आउटर लेयर में चारों तरफ आपको चमकीला हुआ चीज दिखाई देगी, वही क्या होती है? हमारी कोरोना होती है। हाँ उसमें भी दिखता है, हाँ। हमें घर वालों ने इतना डराया कि हम कभी गए नहीं देखने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा प्लैनेट से रिलेटेड, उसमें पहला प्लैनेट कौन सा हमारा, मरकरी। अब मरकरी से रिलेटेड क्या आपका देखो क्या कह रहा है आपका, कह रहे में से कौन सा स्थलीय ग्रह की पहचान करें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग, अरुण, नेपच्यून, अरुण मीन्स जब ये प्लूटो, मुझे अपना 7th क्लास का साइंस का प्रैक्टिकल आता है, 7th क्लास में ना साइंस में वाइवा हो रहा था, मैम ने बुलाया एक एक करके, ठीक है, तो मुझसे पूछा, अब जैसे नहीं होता था कि इससे क्या पूछा, इससे फटाफट मैंने पूछ लिया, फिर अगले वाला से, तो मैम पता चला मैम सोलर सिस्टम पूछ रही है, मैं फटाफट सबके हिंदी नाम पढ़ के गया था, तो मैम ने पूछा प्लैनेट्स के नाम बताओ, मैंने बता दिया, मुझे 7th क्लास की बात याद है, ठीक है, उन्होंने पूछा नेपच्यून प्लूटो, मैंने इंग्लिश में बोल दिया, तो कह रहे नेपच्यून प्लूटो क्या कहते हैं, मैं पढ़ के गया था, मैंने कहा अरुण और वरुण कहते हैं, कहता अच्छा पता तुझे, चल पढ़ गया, ठीक है, मेरे को लगा था कि सही है, मैं निकल गया अपना, वैसे सही ही था, नेपच्यून का मतलब हो गया आपका अरुण और प्लूटो का मतलब हो गया आपका वरुण, ठीक है। हाँ जी, कह रहे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट गाइस, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया आपका, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं इस तरीके से, तो इसमें ना 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम्स, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन 4 पे ना ज्यादा ये रॉकी प्लैनेट्स है, जिसमें रॉक्स है या सैंड है या ये सब कुछ है, तो उसमें एक हमारा क्या आ जाएगा, मरकरी है हमारा, स्टार्टिंग के जो 4 है वो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाता है। हाँ ये वही वाले हैं, हाँ ये वही वाले हैं, और इनको आपके उन ग्रहों से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और यकीन मारो कि ये जितने भी, मैं इसका बढ़ावा नहीं कर रहा, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये जितने भी जैसे हमारे इसमें कल्चर में ना 84 लाख योनियों की बात की गई है, 84 लाख योनि मतलब 84 लाख लाइफ्स की बात की गई है, क्रिएचर्स की बात की गई है, उसमें से ह्यूमन भी क्या है एक, तो छिपकली भी क्या है एक, और 36 तरह के जो कीड़े दिख रहे हैं वो, ठीक है, साइंस अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है, उसने कुछ लाख तक ढूंढे हैं, अभी आगे और ढूंढ रहा है, और हमें नए नए क्रिएचर रोज मिलते हैं, ये जब आप कभी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें मिलता होगा कि छिपकली की नई प्रजाति या कॉकरोच की नई प्रजाति या किसी कीड़े की नई प्रजाति इन्वेंट होती रहती है, मतलब हमें मिलती है, इन्वेंट किया तो पहले से इन्वेंटेड है, हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं इतने सालों बाद, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, हाँ तो ठीक है, आगे बढ़, अब इसके लिए तो वो पढ़ना पड़ेगा, जिस दिन पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा रिलेट करके, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे डैश ग्रह है, फर्स्ट वाला ग्रह है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। मैं अगला, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो मरकरी का भी नहीं है और वीनस का भी नहीं है, तो मरकरी तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, होना किसको चाहिए था सबसे गर्म, मरकरी को होना चाहिए था, लेकिन है कौन सा आपका, वीनस सबसे गर्म ग्रह, एटमॉस्फेयर की वजह से, सबसे नियर बाई कौन सा है, मरकरी है वैसे, ठीक है। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट्स अ डेंस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी ज्यादा ये गर्म रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका, साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से 5 पे कौन है साइज के हिसाब से, और हमने 5 से पहले कहीं भी हमने वीनस वीनस के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, है ना, और आपको पता है वीनस को कहते हैं इसकी जुड़वा बहन, है ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, उसके बाद तो 5th के बाद 6 पे आपका आता है, ये जितने भी स्टार्टिंग के प्लैनेट है ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर, तो ये आपका आता है 5th पे, उसके बाद वीनस आता है आपका 6th पे, उसके बाद मार्स आता है आपका 7th पे, फिर मरकरी आता है लास्ट में, सबसे जो सबसे पहले है वो सबसे छोटा है, श्रिंक हो गया होगा, जो वीनस है वो सन से कितने नंबर पे है, 2nd प्लेस पे है, सबसे पहले कौन सा है,
नेक्स्ट की बात करते हैं। मरकरी वीनस से छोटा, हाँ छोटा, तभी तो 8th पे है, 7th पे। अगला, किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वीनस का और मरकरी का। अगला, शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0। शुक्र के वायुमंडल में किस अम्ल के कारण मोटे सफेद और पीले बादल हैं? किस के कारण, किस एसिड के कारण? नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वीनस के बारे में। हमने कहा कि वीनस का एटमॉस्फेयर, वीनस का टेम्परेचर क्या सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है? तो गर्म होने के पीछे कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है? तो कह रहा था एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस कंसिस्ट डेंस क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ना इसका एक येलोविश और व्हाइट अपीयरेंस आता है इसी के कारण से, ठीक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या आपका? लूसीफर किसका नाम है? लूसीफर, ओके ओके। ये क्या पता इसके फाउंडर के नाम पे हो? नहीं नहीं वो नहीं, लूसीफर किसका? आओ देखो सुनो, लूसीफर मीनिंग लाइट बेयरर है ना गाइज। इट इज अनदर प्लैनेट ऑफ, भाई वीनस को क्या कहते हैं हम लोग? वो चमकता है ना बहुत ज्यादा, तो लूसीफर का प्लीज बात है नहीं भाई। लूसीफर का मतलब क्या होता है? लाइट बियरर होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा क्या हो, प्रकाश हो, चमकता हो बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये वीनस इसका आंसर हो जाएगा। ये भी, इसको सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, या ए प्रशांत भाई आपको समय का ज्ञात नहीं था क्या? उठा ही नहीं, ये ले जाओ। इसे मॉर्निंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग अगर इन्वायरमेंट साफ है, ठीक है ना, तो जो सबसे चमकीला दिखाई देगा, और रात को भी जो सबसे चमकीला दिखाई देगा वो क्या होगा? वीनस होगा। इसको मैंने कहा ना, ये अब हम अगर देखना चालू कर दें तो हमारे लिए बड़ा ही एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऐप है, मैंने डाउनलोड भी किया था, आपको शायद दिखा सकूं अगर। हाँ, ये स्काई व्यू लाइट करके एक ऐप है, शायद मेरे इसमें टैब में भी इंस्टॉल हो गया होगा मे बी। नहीं है, देखो इसमें क्या होता है ना, मैं देख सकता हूँ, ये तो पेड सब्सक्रिप्शन है, इसमें देखो मैं सारी चीजें इसमें देख सकता हूँ, जिस तरफ मैं करूंगा ना उस तरफ देखो, ये देखो जुपिटर दिख रहा है, टाइम पास है ये दिख रहा है आपको? ये इधर है या इधर देखो, कुछ दिख जाए क्या पता। देखो ये इधर दिख रहा है एक, अब देखो ये दिख रहा है वो कॉन्स्टेलेशन कैप्रिकॉर्न वाला दिख रहा है आपको, ठीक है? और देखो आप लोग इधर है ये आपका, ये भी कॉन्स्टेलेशन दिख रहा है आपका काइट वाला, ठीक है? और ये सारे नाम लिखे हुए आते हैं, देखो जैसे ये लिब्रा आ रहा है बना हुआ, ये सब चीजें। नहीं नहीं, बट इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक्चुअल में नहीं है। देखो ये और भी बहुत सारे देखते हैं इसमें, अब इसमें ना एक्चुअली देखो ये रहा, ये आपका सप्तऋषि आ गया, देखो क्या मालूम इधर से आए या ना आए, दिख रहा है कुछ कुछ? ये देखो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो पृथ्वी के चारों ओर ना सर्कल लगा रहा है, ये वाला। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। इस, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, लूसीफर जो है वो क्या आपका किस किस प्लेनेट का दूसरा नाम है? वीनस का दूसरा नाम है, लाइट बेरर होता है। अर्थ से रिलेटेड पीवाई क्यू है गाइस, वो देखो आप लोग। पहला, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का त्रिज्या कितनी है? अर्थ का डायमीटर लगभग कितना है? ठीक है, वैसे इसका आंसर गाइस लगभग ये हो जाएगा 6371 है।
जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मुझे याद था लगभग 12,000 का है, तो 12,000 का आधा कितना होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6,000। द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371। हाँ अप्रोक्सीमेट 12,600 का डायमीटर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और उसका जो त्रिज्या है उसकी वो क्या है 63, ये अप्रोक्सीमेट है। अगला क्या कह आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है, तो टू जनरेट द टाइड्स इन द सी, जो समुद्र की लहरें होती है वो क्रिएट करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनर्जी सोर्स फॉर लाइफ, जीवन को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम सोलर विंड्स एंड कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है। कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या समझते हो आप लोग। एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ। अगर हम किसी मैग्नेट को तोड़ देंगे तो फिर से कितने पोल बन जाएंगे, 2 ही बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसकी, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका आंसर क्या वो देख लो आप लोग, तो इसका आंसर आपका द अर्थ एवरेज, ये तो हमारा हो गया, अच्छा ये इसी में रिपीट हो गया, कोई बात नहीं मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाकर हम एक मैग्नेटिक रेंज बनाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है वो देख लो आप लोग। सोलर, इसका ये जो है ना, ये हमें बताता है इस किससे, सोलर विंड से और कॉस्मिक, है ना। तो पृथ्वी को सौर हवा से, है ना, गर्म हवा से, और बहुत सारे जो यूवी रेज वगैरह आती हैं सन से या कहीं और से, है ना, कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांड से, उससे प्रोटेक्ट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अगला देखो। वो कोई इशू नहीं है। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी का कक्षा का आकार कैसा है ना। मैंने कहा था ओवल शेप में नहीं घूमते ये लोग, है ना भाई। ये जो नॉक होता है इलेप्टिकल शेप यानी कि दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं ये। अगला क्या कह रहा है आपका, पृथ्वी को कहते हैं ब्लू प्लैनेट्स, क्यों कहते हैं, वाटर की एग्जिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो अर्थ, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना, ये तो वही आगे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट अगर आपका, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्या कह रहा है आपका, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब किसके बीच की औसत दूरी होती है। ये भी सन में होता है, आई मीन सॉरी, ये भी देखो अंतरिक्ष में दूरी को नापने के 3 है टोटल, है ना। एक क्या होता है आपका, लाइट ईयर होता है, एक होता है आपका, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल किसके बीच का डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर का मतलब क्या है, लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या कहलाता है ना। और 3 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर मिलकर एक पारसेक बनता है। और एयू क्या होता है, हाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती गई उसी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है एयू। 15 करोड़ के आसपास ये डिस्टेंस होता है लगभग। पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग, सिर्फ 3.2 शायद लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। Alaska, the phenomena when polar regions like Alaska show displays of colored light in the sky.
इसकी आपको इमेज देखनी चाहिए। अलास्का है कहाँ पे? अमेरिका का पार्ट है, रशिया से खरीदा था। कितना? आप में से कोई अगर नैनीताल वगैरह कभी घूमने गया हो ना, और सुबह के टाइम पे 4 बजे 5 बजे ऐसे जब सन निकलता है जस्ट पहाड़ों के पीछे से, ठीक है, तो अगर वो व्यू देखा होगा ना तो कुछ कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं गाइस अरोरा। ठीक है, आसमान में कुछ ऐसी लाइटें दिखती हैं। नहीं, नैनीताल में कंप्लीट ऐसा नहीं दिखता, बट कुछ कुछ इस तरह का चीजें दिखती है वहां पे, इस तरह की लेयर दिखती है, ठीक है ना। ये तो सनलाइट की वजह से जो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, हाँ, स्कैटरिंग के कारण। तो ये जो कह रहे हो ना कि अलास्का के जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, अलास्का है कहाँ पे? आप देखो जैसे ग्लोब देख रहे हो ना आप लोग, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये क्या हमारा, तो यहाँ पे है अलास्का, ठीक है ना, रशिया और अलास्का का बॉर्डर बेसिकली वहां पे ये चीज, ठीक है। तो अरोरा, द अरोरा बोरेलिस नॉर्दर्न लाइट्स इज द नेचुरल लाइट फिनोमिना विजिबल इन द पोलर स्काईज कॉज्ड बाय सोलर विंड्स, है ना, सोलर विंड जो आती है उसके कारण से होता है ये, ठीक है, और बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कारण से होता है, और अर्थ के सरफेस के कारण से होता है, ठीक है। आसमान में इस तरह की चीजों का दिखना, जो जियो साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं उसको, और जो चारों घूमते उसको परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला, देखो आप लोग, कह रहा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में घूमना रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण। अगला बताओ, अगला क्या कह रहा है आपका, Which of the following helps to keep Earth atmosphere in place? पृथ्वी के वायुमंडल को स्थिर रखने में मदद करता है क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना, है ना, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स एक्चुअली, ठीक है ना, पृथ्वी का, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, द एटमॉस्फेयर क्लोज टू सरफेस प्रिवेंटिंग द गैसेस फ्रॉम द स्केपिंग इनटू स्पेस। पृथ्वी के ऊपर जो सरफेस पे जो गैसेस वगैरह है ना, वो स्पेस में ना चली जाए, तो उसको रोकने का काम क्या करता है? अर्थ की ग्रेविटी करती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल हो जाएगा। अगला क्या कर आपका, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है लगभग? 73071, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्या कर आपका, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? हाँ, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, एक बार देख लो आप लोग। द अर्थ ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कीप्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फ्लोटिंग अवे इनटू स्पेस। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होगी तो ये जितना एटमॉस्फेयर है सारा सारा कहाँ उड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। कह रहे कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? ग्रेविटी है, इसके कारण से है। ग्रेविटी अगर हट जाएगी तो वायुमंडल नहीं रहेगा। $68। ग्रेविटी होगा इसका। इसने ये नहीं बोला क्यों बनता है, इसने बोला क्यों है हमारे पास। गुरुत्वाकर्षण कारण है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो नहीं होगा। इसने ये नहीं बोला कि क्यों बनता है। अगर यूं बनता कि क्यों बनता है तो फिर हम बताते रोटेशन कारण बनता है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला, पृथ्वी से सबसे दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। गाइस दो चीजें होती हैं गाइस, एक होता है पेरीहीलियम और एक होता है एपीहीलियम, ठीक है। अब कौन सा कब होता है वो देख लो आप लोग। एपीहीलियम का क्या होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से सबसे दूर कब होता है ये, 5 जुलाई को। और सूर्य के सबसे पास कब होते हैं हम, 4। सूर्य के सबसे पास कब होते हैं, 4। फिर भी 4 जनवरी को गर्मी होती है कि सर्दी, तो सूर्य के सबसे पास होने के बाद भी क्या होता है, जबकि हम 4 जून को गए, सूर्य के सबसे दूर है, फिर भी क्या होती है उस समय, गर्मी होती है। उसका कारण कुछ और होता है, ठीक है। फिलहाल ध्यान से सुनना आप लोग, अगर हम सूर्य के सबसे दूर है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एपीहीलियम कहलाता है, और अगर सूर्य के सबसे पास है तो वो क्या कहलाता है, हमारा पेरीहीलियम कहलाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे दूर होती है अगर सूर्य से तो उसको क्या कहलाता है आपका, तो ध्यान से सुनना आप लोग, द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज, है ना, सबसे दूर में यही तो है एपीहीलियम, तो सबसे दूर में क्या आपका एपीहीलियम, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, किस दिन सबसे दूर होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है ना। कब सबसे पास होती है, 4 जनवरी को, ठीक है। अगला, पृथ्वी के सेंटर से गाइस चंद्रमा के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल लेंथ ऑफ द मून कहते हैं, ऑर्बिटल लेंथ ऑफ द अर्थ कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ कहते हैं। पृथ्वी के देखो आपको पता है ना, मून जो है वो किसके चक्कर लगाएगा, अर्थ के, तो इसी रेडियस पे तो लगाएगा ना इसको सेंटर मान करके, है ना, तो उसी के बेसिस पे है, और जितने भी प्लैनेट्स वगैरह लगाते हैं वो सब इसी बेसिस पे लगाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून इज नोन एज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। इसका मतलब ये होगा गाइज कि सन के सेंटर से अगर मरकरी चक्कर लगा रहा है तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मरकरी होगा, यानी जो चक्कर लगा रहा है उसका नाम ऐड होगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पृथ्वी के बारे में गलत है, it is the dense planet, densest planet, it is 5th largest planet, it is also known as red color planet, it is the 3rd planet from the sun, ठीक है ना, ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको, रेड तो किसको कहते हैं, मार्स को। अगला क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, 3rd ग्रह, ये सीक्वेंस की बात कर रहा है नॉर्मली। अगला क्या कह रहा है आपका, आकार के संदर्भ में पृथ्वी के सौरमंडल को कितने नंबर पर आती है, तो पृथ्वी की लाइफ अभी कितनी अवेलेबल है ये पूछ रहा है ये, पता एविडेंसेस से क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी की लाइफ कितनी अवेलेबल है, किसी चीज की लाइफ का कैसे पता लगाएंगे। अगर कोई बच्चा है जो उसको क्राइम करते हुए पकड़ा गया है और उसको अपनी एज का नहीं पता है, ना ही उसके पेरेंट्स से जो बताएं कि उसकी एज कितनी है, और हमें लगता है कि वो माइनर भी हो सकता है, अगर माइनर होगा तो उस पर माइनर वाला कानून लगेगा, अदरवाइज पे मेजर वाला कानून लगेगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे उसका हम
उसको बोन मैरो टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो गाइस हमारे जो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डियां हैं, जैसे जांग की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, है ना, रीढ़ की हड्डी सिंगल लंबी हड्डी नहीं है, इसमें बहुत सारी, हालांकि उससे भी कर सकते हैं पता हम लोग, ठीक है ना, लेकिन रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी हमारा तरह से सेकेंडरी ब्रेन है। जैसे तुरंत जब मैं इनकी तरफ फेंकता हूँ ना, तुरंत ये कैच कर लेते हैं। ये जो आता है ना अचानक से जो क्विक एक्शन वाले रिस्पॉन्सेज जो आते हैं वो इसी से आते हैं हमें, ठीक है, बाद में हम चौंकते हैं, ठीक है, वो चीज है। तो किसी की एज का पता लगाने के लिए बोन मैरो टेस्ट। लेकिन अगर मान के चलो जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ा या पढ़ेंगे आगे कि भीमबेटका गुफाएं जो है वो तो प्री हिस्टोरिक एज की हैं, 1 लाख साल पुरानी, तो हमने उसकी एज का कैसे पता लगाया? कार्बन डेटिंग से। किसका पता, कैसे पता लगाया हमने? तो किसी ऑब्जेक्ट का पता, एज का पता लगाना है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं गाइस, और उसमें कौन से कार्बन का? कार्बन C14 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग है। पृथ्वी की एज का पता, एज कितनी बची हुई है वो एज की बात कर रहा है, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू और जियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि जो इसकी अभी बची हुई लाइफ है, एग्जिस्टेंस लाइफ, मतलब कि जो बची हुई है वो कितनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स है। किसकी? ये बोन मैरो टेस्ट है, ठीक है ना। बोन मैरो टेस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये नहीं, ये तो नहीं, क्या? नहीं नहीं, बोन्स डेवलप जो, देखो सुनो, हमारी हड्डियां जो होती है ना, बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं और आदमी में कितनी होती हैं? है ना, बच्चे में ज्यादा होती हैं, तो बड़े होने के बाद हड्डियां उनकी एड ऑन होती हैं, जुड़ जाती है, इसकी वजह से कम हो जाती हैं। लेकिन जांग की हड्डी जो होती है वो भले ही मैच्योर होगी लेकिन वो सिंगल ही पीस रहेगी, है ना। तो ये या ऐसी कोई, और मुझे एग्जैक्ट डिटेल में नहीं पता, बट बोन मैरो टेस्ट जो होता है किसी चीज की एज का पता लगाने के लिए, आप इसके लिए देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो कोई ना कोई, ठीक है। जब आप मेडिकल वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, किडनी और ये सब कुछ जो भी आप इंटरेस्टेड हो देखने में, ठीक है। इतना ही है क्वेश्चन का, इसमें अर्थ तक के ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ना मून से रिलेटेड कराना था, एक बार जरा देख लेता हूँ, क्या पता हो या ना हो। मून 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 है इसमें, इकोनॉमी मनी आ गया है तो। ओके ओके, आ तो रहा है। मून एस्ट्रॉइड्स एक्स्ट्रा, ये मून करने के बाद ना क्लोज कर देंगे हम इसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग करते रहना। आओ देखो सुनो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो चंद्रमा होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। देख लेना, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको तुरंत तुरंत याद भी आ जाएगा। अभी पिछले वाले इसलिए भी नहीं याद रहा है क्योंकि गैप हो गया है। चंद्रमा के अध्ययन को गए सिस्मोलॉजी कहते हैं, एक तरह का फॉसल प्लैनेट है, एक तरह का, ठीक है। और ये हमारे देखो, जैसे अर्थ है वो प्लैनेट का साइज वाइज कितना है? 5th ग्रह है। उसी तरह से प्लैनेट्स में गाइस बात करें तो चंद्रमा भी जो है वो कितना बड़ा, कितना नंबर पर आता है? 5वें पे आता है। साइज की बात कर रहे हैं ना, लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है। इसे फॉसल प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो हमें मिलती है चीजें वो फॉसल शेप में मिलती हैं। अच्छा, इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है पृथ्वी से? 3,84,000। एक पॉइंट अभी हमने और भी पढ़ा, क्या हमने पढ़ा कि अर्थ के सेंटर से मून का जो सेंटर है उसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल रेडियस। केवल रेडियस नहीं, रेडियस तो या तो चंद्रमा का होगा या अर्थ का होगा, इसको ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो एक पाथ बनेगा ना सर्कुलर, ठीक है, तो वो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून है। नेक्स्ट अगर आपका अगला देखो गाइस, सनलाइट को आने में कितना टाइम लगता है अर्थ पे? 8 मिनट
या 500 सेकेंड्स। इसी तरीके से चंद्रमा को आने में कितना समय लगता है? जब मैं बचपन में ये सुनता था ना अपने पेरेंट्स के मुंह से या ग्रैंडफादर के मुंह से कि चंद्रमा कभी भी अपने प्रकाश से नहीं जलता, वो किससे प्रकाश लेता है, तो मैं ये इमेजिन करता था उधार लेता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ इधर है, चंद्रमा सन इधर है, ठीक है ना, और मून इधर है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है? मान लो इंडिया इस तरफ है ना, ईस्टर्न कंट्री, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो कोई चीज रिफ्लेक्ट होने के कारण से हमें दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आता भी है जब हम साइंस में कभी लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे। कोई चीज हमें उस कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो बाकी कलर को क्या कर लेती है, और सिर्फ उस कलर को क्या कर देती है। तो ये जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और येलो को क्या कर रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें विवग्योर भी आता है, एक आपको पता ना, हाई वेवलेंथ। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रेड लाइट पे जो रेड लाइट का कलर होता है वो रेड ही क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा होता है। ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, है ना। जो हाई, ये आपका लो टू हाई वेवलेंथ है आपका, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा हमें कौन सा कलर दिखेगा, दूर से दिखेगा तो फिर दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर। तो एक क्वेश्चन आता है इसकी इंद्रधनुष, ये भी इंद्रधनुष के कलर हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बीच में कलर होता है वो क्या आता है हमारा, ग्रीन। एक ना एरोप्लेन होता है, एरो हेलीकॉप्टर जितने होते हैं और एरोप्लेन जितने होते हैं, उसमें वो जब कभी भी एटीसी से कंट्रोल वो करवाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एटीसी मतलब कि एयर ट्रैफिक बात करते हैं ना। मान लो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ा और वो क्रैश हो गया, होता ना भाई, तो उनकी जितनी बातें होंगी ना वो एक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, दैट इज ब्लैक बॉक्स। क्या है बॉक्स? वो ब्लैक, बहुत ही हाईली कोटेड होता है, जलता खराब नहीं होता ये। इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन कलर कैसा है? क्यों ऑरेंज कलर है? क्योंकि सब जल जाए तब भी वो हमें दिखे दूर से, क्योंकि हमें बहुत सारे गार्बेज में से उसको, फिल्थ में से ढूंढना, उसको कूड़े में से ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये चीज, बाकी इसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा हाईली होती है, इसलिए खराब नहीं होता। आगे की बात करें तो हमने पढ़ा कि चंद्रमा का प्रकाश आने में लगता है 1.3 सेकेंड्स, है ना, और सूर्य का प्रकाश आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। चंद्रमा का पलायन वेग यानी वेलोसिटी कितनी है उसकी? तो गाइस वो 2.48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो उसकी स्पीड चलती है। जो उसकी स्पीड है रिवोल्यूशन की, वो है आपका 2.48 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में कर रहा है? हाँ जी, 27 डेज 8 आवर्स में कर रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग कितना % भाग हम देख सकते हैं? और मैंने कहा ना कि पृथ्वी का जो रोटेशन स्पीड है और चंद्रमा का जो रोटेशन स्पीड है वो सेम होती है, इसलिए हर बार जो हम चंद्रमा का आप कभी इमेज देखोगे ना, आपको सेम इमेज नजर आएगी, ठीक है। चंद्रमा का वो भाग जिसे हम नहीं देख सकते गाइस, हम शांति सागर क्या कहते हैं, यानी सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। सबसे पहले कौन पहुंचा चंद्रमा पे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने किसका झंडा गाड़ा वहां पे? अमेरिका का। और झंडा तो फहरा रहा था, मतलब लहरा रहा था। तो क्वेश्चन रेज होता है वही वाला कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करें, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो गाइस, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11, है ना, उस फ्लाइट का, उस रॉकेट का क्या नाम था इसलिए लोग गए थे, है ना, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति का नाम है एडविन एल्ड्रिन, है ना, ये याद रखना। दूसरा भी याद रखना। एक चीज और गाइस, किसी व्यक्ति का जो द मास ऑफ द मून इज 1/81 ऑफ द अर्थ मास, ठीक है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के, यूं कह लो चंद्रमा का जो वेट है, द्रव्यमान वैसे कुछ और चीज होती है, बट वेट मान के चलो आप, वो पृथ्वी का 1/81 है। गाइस जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है ना, भाई ये अर्थ है और अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है वो, तो कभी ऐसा होगा जब वही जैसे पेरिहीलियम और एपिहीलियम बना था, सेम वैसे ही चंद्रमा के साथ भी है। तो जब सबसे निकट होता है गाइस, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर मून कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा आपका, यदि एक महीने में गाइस 2 बार पूर्णिमाएं दिख जाए हमें, यानी 2 बार हमें फुल मून दिख जाए, कब दिख जाए हमें? इन वन मंथ कैलेंडर, है ना, या 1 कैलेंडर मंथ में दिख जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन हमने एक मुहावरा भी तो पढ़ा है इंग्लिश में, वंस इन
वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा, एक ऐसा हर साल नहीं होता, कई सालों में एक बार होता है ऐसा कि एक ही बार में क्या आ जाता है आपका, 2 पूर्णिमा आ जाए या 2 अमावस्या आ जाए। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अगर ये इससे पता चल रहा है कि इलेप्टिकल शेप में कर रहा है, क्योंकि कभी वो अगर वो इक्वल होता तो वो तो इक्वी डिस्टेंस पे होता है ना, लेकिन अगर वो पास आ रहा है और दूर जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा शेप रहा होगा शायद। ठीक है, इसी के कारण से गाइज हमारे यहाँ पे समुद्र में टाइड्स आते हैं, टाइड्स, ज्वार भाटा, जो समुद्र की लहरें आती है ना आगे और पीछे चली जाती है, वो सूर्य के कारण और वो चंद्रमा के कारण होता है। जब हम सूर्य के पास हो रहे होते हैं या दूर हो रहे होते हैं, उस तरीके से ये होता है, दिन में 2 बार। अभी आगे आएगा शायद। गाइस लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों की श्रृंखला को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं, ठीक है ना। अ सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टोटल लूनर इक्लिप्स, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा रेयरेस्ट है। पृथ्वी और किसी परिक्रमा करने वाली वस्तु के बीच निकटतम दूरी को, है ना, पेरिगी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका, द पॉइंट ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑर्बिटल बॉडी, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नियर बाई कोई भी चीज जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे कोई वो और चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई मेट्रॉइड हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम भू समीपक यानी कि पेरिगी कहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है आपका, बस खत्म तो नहीं होना चाहिए। मतलब लगातार 4 बार फुल मून दिख जाए हमें। देखो 15 दिन का अमावस्या और 15 दिन की पूर्णिमा होती है ना, ऐसा सुना होगा। तो एक बार फुल मून दिखेगा, फिर वो 15 दिन तक छोटा 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 होता जाएगा, लास्ट में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर उसका दोबारा से बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 बार लगातार, एक बार फुल मून दिखा, दोबारा भी क्या दिख जाए, वो बहुत कम होता है ऐसा। और कभी कभी 4 बार लगातार फुल मून दिख जाए, तो अगर 4 बार दिख जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको ब्लड मून कहते हैं। और अगर 2 बार लगातार दिख जाए तो उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। और भी कुछ है जो मैंने इसमें ऐड किया था, जो अभी दिखाता हूँ, शायद आपको दिख जाए। फिर इसके क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं आपको। ला 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 ला। एक सेकंड। अच्छा guys, और देखो आप लोग, एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना, अभी इन्होंने पूछा था ना कि क्या मून जो है वो क्या अर्थ के इलिप्टिकल क्रॉस करता है, तो बिल्कुल सही बात है। मून जो है वो किस तरह मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है ना। इसीलिए जो इसके बीच का, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कभी पास होता है, कभी दूर होता है, ठीक है।
जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे करीब होता है तो वो भू समीपक होता है, ठीक है ना, उसको गाइस पेरिगी बोलते हैं। और जब सबसे दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे पेरिहीलियम और अपीहीलियम था ना, वैसे चंद्रमा में क्या आपका पेरिगी और एपोगी है, ठीक है। तो अगर पास में है, ठीक है, सबसे पास में पी का मतलब पास, पी का मतलब पेरिगी से याद रखना आप लोग, और दूर में तो क्या हो जाएगा आपका एपोजी। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका, चंद्रमा के बाहर की तरफ ना बहुत सारी गैसेस की ना पतली पतली लेयर हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लूनर एक्सो, लूनर का मतलब क्या हो गया आपका, रिलेटेड टू मून। तो लूनर एक्सोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा जैसे अर्थ के चारों ओर एनवायरनमेंट है कुछ इस तरीके से, शायद कुछ एक गैसेस हैं जो मून के चारों तरफ है, उसको चंद्र बहिमंडल कहते हैं। अगला क्या कह रहा है, और देखो आप लोग, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, घने बहुत कम होते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग। इसमें ऑर्गन 40, ऑर्गन 40 होता है इसमें शायद, जो मेन होता है, ऑर्गन मेन होता है इनके एक्सोस्फीयर में मेन। एक और चीज देखो आप लोग नेक्स्ट, अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, जिसका कोई वायुमंडल नहीं है, और इसकी दूरी लगभग कितने किलोमीटर, 384 365 यानी 3,84,365 किलोमीटर है। और मून की रेडियस कितनी है, 3.74 इंटू 10⁻6 मीटर है, ठीक है। और ये पूरे नेचुरल सैटेलाइट में गए, ये पूरे सोलर सिस्टम का कितने नंबर पे आता है ये, है ना, जिस प्लेनेट का है वो प्लेनेट भी 5वें पे आती है साइज में, और जो सैटेलाइट है वो भी कितने पे आता है, 5वें पे आता है। क्या कुछ मून पे हमने अभी तक भेजा है या नहीं भेजा है, तो उसको रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स है वो देख लो आप लोग, जो हमने भेजे हैं मून पे। तो हमने रिसेंट में भी कुछ ना कुछ भेजा हुआ है, अभी रिसेंट का होता है अभी 2-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की, ध्यान से देखना। इसमें वर्ल्ड ने क्या भेजा और हमने क्या बोला, देखो इंडिया मून मिशन की अगर हम बात करेंगे इस, ठीक है, तो भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान भेजा है, ठीक है, और ये हमने श्रीहरिकोटा से भेजा है, यहाँ साउथ नीचे की तरफ से, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि कोई ऑब्जेक्ट निकल जाता है अर्थ के सरफेस से, अगर उसकी स्पीड कितनी हो, 11.2 किलोमीटर पर, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी सबसे ज्यादा जो है वो कम किस पे, आपका इस पे इक्वेटर पे कम है। तो यहीं पे अब देखो, हम तो राजस्थान से भी भेज सकते हैं, लेकिन जितने भी मिसाइल या जितने भी रॉकेट्स वगैरह सारा कुछ हम श्रीहरिकोटा से भेजते हैं, जितना ज्यादा इक्वेटर से क्या हो सके, पास हो सके, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा में एक हमारा रिसर्च सेंटर जिसका नाम है सतीश धवन, वहां से हमने भेजा PSLV में, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिससे भेजा गया था उसका नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है, एक चंद्रयान 2 भी भेजा गया इस, ठीक है ना, लॉन्च ऑन विच डेट 22 जुलाई 2019, ये भी सेम, इसको GSLV से भेजा हुआ हमने, ठीक है, 2019 में भेजा था, ठीक है। अगला एक चंद्रयान 3 भी भेजा है 14 जुलाई 2023 को, ये LVM से भेजा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे मून मिशन है। इससे पहले वाला जो 2019 वाला था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन 2023 में जब हमने इसको भेजा, ठीक है, तो ये शाम को 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पे गई, ठीक है ना, इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ऐसा करने वाला साउथ पोल पे उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है, पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री बना है जो साउथ पोल पे उतरा है, ठीक है। ये जो चंद्रयान 2 जो पहुंचा ना वहां पे, उसके जो फुटप्रिंट्स है गाइस, उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे उतरा है उसको क्या कहते हैं, उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। यानी चंद्रयान 2 चंद्रमा पे उतरा है, उस एरिया को क्या कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट। कल को जब अदर कंट्रीज भी उतरेंगी तभी भी उसका नाम यही होगा अब, ठीक है। दूसरी चीज ये, चंद्रमा 2 के जो फुटप्रिंट्स हैं उसको तिरंगा पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। अगला क्या कह रहा है आपका, अच्छा गाइस, ये अचीवमेंट हमने कब हासिल किए, 23 अगस्त को, है ना भाई, 23 अगस्त को हासिल किए। इसलिए हम लोग अब नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं गाइस, 23 अगस्त को, ये ध्यान में रखना आपको।
ठीक है, इसमें एक्चुअली 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है चंद्रयान 3 में, वो बताया हुआ इन्होंने, बस कुछ नहीं और खास। अब आप देखो इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखने से पहले देखो, ये आज के क्वेश्चन है जो मैंने कराया ना, वो सारे के सारे आज के क्वेश्चन है, ये मैं भेजूंगा। तो मैंने आपको 75 क्वेश्चन अराउंड कराए हैं, इसमें टोटल 121 क्वेश्चन है। मून के क्वेश्चन मैं बस करा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग अब करना खुद से। और अभी ये जब खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको सारे नोट्स वगैरह भेज दूंगा। आप लोग ये मार्स वगैरह के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर प्लेनेट से ना लगभग 10 एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। और लास्ट वाले 3 प्लेनेट से, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से तो मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिलहाल आते हैं गाइज हम लोग, क्या ये छोटा हो सकता है थोड़ा सा? हाँ जी, दिखाई दे रहा है आपको? कह रहा है वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? हाँ, लूनर एग्जोस्फीयर कहते हैं ना। चंद्रमा पर वैसे कोई वातावरण नहीं है, लेकिन कुछ गैसेस हैं जो कि चंद्रमा के चारों ओर है पतली लेयर्स में, उसको लूनर एग्जोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू द डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्चुअली, आपको वैसे याद हो तो। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है मैंने आपको, लेकिन लास्ट क्लास में बताया था कि किसी आदमी का वजन अगर चंद्रमा पे, अर्थ पे 60 किलो है, तो मून पे तो कम होगी ठीक है। अगर अर्थ पे 60 किलो, तो मून पे क्या हो जाएगा हमारा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1/10 किलो हो जाएगा वो। अगर 60 किलो तो 1/6 करो तो कितना हो जाएगा? वजन वो हमारा मास था जो 1/81 था, ठीक है ना। और ये हमारा वेट की बात कर रहा है, ये ग्रेविटेशन की वजह से ये होता है ऐसा। अगला नेक्स्ट है कह रहा है आपका, चंद्रमा पर अगर कोई बम फटता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज सुनाई कितनी देर बाद देगी? ये इंटरेस्टिंग है। बात तो सही है, ठीक है ना। आप विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि मैं बोल पाता हूं और आप सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं गाइस। कैसे कैसे मूव करते हैं? या तो अप एंड डाउन में, या फिर बैक एंड फोर्थ में, है ना। जब हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे, तरंगे एक चैप्टर है गाइस वेव्स का, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। तो तरंगे कई तरीके से वेव मूव करती हैं, अप एंड डाउन में, या फिर जैसे आप पत्थर लेते हो पानी के ऊपर ऐसे मारते हो ना, तो पानी की लेयर्स ऐसे ऐसे ऊपर उठती है ना, जो एक लेयर बनती है, तो वो वैसे, या फिर बैक एंड फोर्थ में। ये साउंड बैक एंड फोर्थ में ट्रेवल कर रहा है और इसी से वाइब्रेट होकर आपके पास जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका,
चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ तो भूकंप से रिलेटेड होता है आपका। नेक्स्ट ये कह रहा है आपका ब्लड मून का शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? 4 बार कि 2 बार? 2 बार में क्या होता है? ब्लू मून होता है। ब्लड मून कब होता है? जब 4 बार लगातार। ये ब्लू मून से भी ज्यादा रेयर है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून? 6 मीटर, है ना। अगर ये किलोमीटर में होगा गाइस तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं आपको दोबारा से एक बार ज्योग्राफी के भेज दूंगा, ठीक है।